हेलो गाइस, ठीक है। तो आज E2 का देखेंगे। E2 इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो E2, ठीक है, E2 इसमें लिखो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ओ सॉरी सेकेंड ऑर्डर, नॉट फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एलिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए E लिखा है और 2 मतलब इसका ऑर्डर है। ठीक, अच्छा, तुमने कल जो E1 लिखा होगा, शायद मैं ये लिखवाना भूल गया था कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। ठीक है, बट सॉरी no, एक मिनट, हाँ, it has nothing to do with the concentration of the base, it has, but this has everything to do with the concentration of the base। यहाँ पर क्या होगा इस पर्टिकुलर के लिए, ये E2 के लिए बोल रहा हूँ भाई, E2 के लिए ये होगा। ठीक है, अभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों होगा क्या होगा वो सब देखेंगे। तो पहले इसमें लिखो इन दिस मैकेनिज्म, ठीक, इन दिस मैकेनिज्म द लीविंग ग्रुप एंड द बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। इन दिस मैकेनिज्म द लीविंग ग्रुप एंड द बीटा हाइड्रोजन, द लीविंग ग्रुप एंड द बीटा हाइड्रोजन लीव साइमल्टेनियसली, कोई पहले या बाद में नहीं निकलता, साथ साथ निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मान लो कि हमारे पास ये है RCHHCH2 और Br है यहाँ पे, मैं X भी ले सकता था। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पर तुमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, जो यूजुअली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, यूजुअली यही होता है। ठीक है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसके बारे में जब मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लूँगा, इसके बारे में लिखवाऊंगा ज़रूर। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली तुम्हारा एक B- नेगेटिवली चार्ज बेस है, न्यूक्लियोफाइल लिखा है, तुम बेस भी लिख सकते हो उसको। ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है भाई साहब को, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर है CH2 और ये है तुम्हारा Br। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा H है और यहाँ तुम्हारा B- है। अब यहाँ पर क्या है, मैं रेड से वो बनाऊंगा जो टूट रहे हैं और ब्लू से वो बनाऊंगा जो बन रहे हैं। तो ये दोनों टूट रहे हैं बॉन्ड। ठीक है, दे आर अबाउट टू ब्रेक, दे हैव नॉट ब्रोकन, दे आर नॉट कम्प्लीटली, लाइक दे आर नॉट कंप्लीट बॉन्ड्स, दे आर नॉट बोनाफाइड बॉन्ड्स। अभी ये टूट रहे हैं, कहीं इन बिटवीन इसकी बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा, ये रेड नहीं, ये ब्लू से होगा। ठीक, ये दोनों तो बॉन्ड टूट रहे हैं और जो बन रहे हैं उन्हें मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। तुम भी इसी तरीका का कुछ यूज़ कर लेना। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पर अगर तुम देखो, इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। डबल बॉन्ड की वजह से इनका जो वो होना चाहिए, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ध्यान रखना। इसका और इसका, इन दोनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने लगेगा। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने लगेगा। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसमें, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये TS है इसका, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ओके, नाउ ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है और ये कार्बन है और इसके जो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये प्लेन में होने चाहिए। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे एटम्स 1 2 3 4 और 5, ये सारे के सारे एटम्स प्लेन में है। ठीक है, तो TS इज प्लेनर। ठीक है, एंड बेस
बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा पे जो हाइड्रोजन लगा वो बीटा हाइड्रोजन हो गया, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन एंड लीविंग ग्रुप, इस केस में बी आर है, मैं लीविंग ग्रुप इन जनरल लिख रहा हूँ, आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, सारे के सारे सेम प्लेन में है। अब जो लीविंग ग्रुप है और जो बीटा हाइड्रोजन है ये प्लेन में तो सेम है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इनको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर चीज़ को कि सेम प्लेन में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको एंटी पेरी प्लेनर कहते हैं। तो बीटा एच एंड लीविंग ग्रुप आर एंटी पेरी प्लेनर। ठीक है, एंटी पेरी प्लेनर। ठीक है, ये कॉन्फर्मेशन अगर तुम्हें याद होंगी, न्यूमैन कॉन्फर्मेशन या सॉहर्स कॉन्फर्मेशन थे, वो वाले हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, न्यूमैन एंड सॉहर्स, गॉट इट। तो न्यूमैन और सॉहर्स में अगर तुम देखो या किसी भी एक में भी देखोगे तो ये दोनों के दोनों ऑपोजिट होंगे। इसके एग्जाम्पल्स अभी मैं कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि बेस और जो ये है ये भी नेगेटिव। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, दिस इज, देखो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी। और इसमें ये जो ऑपोजिट है ये क्यों हो रहा है, टू मिनिमाइज, ऐसा करता है न्यूट्रल के जगह पहले मिनिमाइज, ये जो हो रहा है ना एंटी पेरी प्लेनर, मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इस वजह से। ठीक है, और ये जो है ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैं सब कुछ लिखा दूंगा बट क्योंकि जो चीज़ें याद आ रही हैं वो बताता जा रहा हूँ। ये न्यूट्रल होगा, ठीक, और मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ, अगर ये एंटी पेरी प्लेनर नहीं हुए तो कभी भी E2 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं लिखवा दूंगा अभी, गॉट इट। यहाँ पर ऐसा हो गया। ओके, नाउ सिंपल सा है, यहाँ पे से तुम्हारा HX जो है वो निकल जाएगा और भाई साहब हमारे पास बचेगा ये CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आवर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखो एक एक करके, इसके की पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रेट, जो रेट होगा इसका वो R पे कैसे डिपेंड करेगा, R इज गोइंग टू बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम, एंड देन तो फर्स्ट पॉइंट इज रेट। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, अगर RX की बात करी जाए तो R शुड बी 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर तुम्हें याद हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको एंड में लिख लेना। अगर मैं E1 की बात, सॉरी SN1 की बात करता हूँ, SN2 की बात करता हूँ, E1 की बात करता हूँ और E2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, और यहाँ पर दोनों सेम होते हैं। ये सबसे कम, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो होता है ये लीस्ट होता है E1। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका जो R का जो डिपेंडेंस है या R के ऊपर जो रेट का डिपेंडेंस है वो ऐसा होगा। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है जी, इसको मिटा रहा हूँ मैं। बस एक में SN2 में 1 2 3 होता है, बाकी सब में 3 2 1 है, इतना याद रखो। 4 है ना, SN1 SN2 E1 E2, तो SN2 में 1 2 3 होता है, बाकी सब 3 2 1 है। गॉट इट, चलो जी। रेट सेकंड सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है जी, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो स्लो और फास्ट का तो मतलब ही नहीं हुआ। जो सिंगल स्टेप है वही स्लो स्टेप है। इसमें क्या है, बेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इस भी, तो लिखो सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, या सिंगल स्टेप मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म नॉट रिएक्शन, मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन भी सिंगल स्टेप ही है बट मैकेनिज्म को हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिखवा रहा हूँ। थर्ड इज जो रेट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। इस केस में सबस्ट्रेट क्या है, RX एंड रिएजेंट, ये तो हुआ। यहाँ पे कह सकते हैं हम इसको RX और बेस। ठीक है ना, इस केस में पर्टिकुलर। फोर्थ,
बोलो, लिखो, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट बट अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं जाता, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। तो अगर तुम्हें देखो E1 और E2 में, E1 में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कंपैरेटिवली ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? इसमें ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बनने में, ठीक है। तो लिख लो, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड passes through या passes via a transition state, ठीक है, in which the leaving group and the beta hydrogen are anti-periplanar, ठीक है, else the reaction will not take place, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या बताया मैंने कि सेम प्लेन में होना चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एंटी पेरीप्लेनर के साथ में कि इन द सेम प्लेन, मतलब बीटा हाइड्रोजन एंड Lg लीविंग ग्रुप, दे शुड बी इन द सेम प्लेन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। लिख लो, सेम प्लेन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर होगी बात, ठीक है। लिखो, द TS इज न्यूट्रल and has a double bond character. The TS is neutral and has a double bond character, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इस वजह से इसमें जब भी कोई स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला बनेगा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ये TS इज न्यूट्रल विद अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट लिखो, 5 atoms are in the same plane। कौन कौन से? बेस हो गया, बीटा हाइड्रोजन हो गया, बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है, ये लिख लो, ठीक। नेक्स्ट लिखो, सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट अगर तुम्हारा पोलर एप्रोटिक हुआ तो ये फेवर्ड होता है। तो लिखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर सच अ रिएक्शन, अब यहाँ पे कौन सा नंबर है मेरे को याद नहीं है, बट जो अब मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो है रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट क्या है इसमें? न्यूक्लियोफाइल या बेस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए। E1 में याद है कल क्या था? द बेस वॉज वीक, यहाँ पर बेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो बेस इज स्ट्रांग, तो लिखो, द बेस नीड्स टू बी स्ट्रांग। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, नेगेटिवली चार्ज, तो कौन कौन से होंगे वो देखो, R- ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर NH2-, फिर RO-, फिर OH-, ठीक है, ये 4 है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसमें तो इनफैक्ट ये इतना कम स्ट्रांग कह सकते हैं कि ये सिर्फ 3 डिग्री के साथ में E2 देता है, E2 विद ओनली 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्काइल, ठीक है। तो लिख लो, इट कैन कॉज, ये लिख लो, ठीक है। ये अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो यहाँ पर अब आगे मैं यूज़ करूँगा, वो ये है, ठीक है, OR-, इसको क्या बोलते हैं? OR- या एल्कोक्सी ग्रुप या एल्कोक्साइड नहीं कहना चाहिए, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो देखो, और फिर इसके टाइप देखेंगे, क्योंकि हम इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, तो इसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी सबके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे OR- की बात करो, कैसे बनता है भाई? अगर तुम H2O को NaOH के साथ में ROH को NaOH के साथ में रिएक्ट करा दो तो क्या आएगा? RONA प्लस क्या जाएगा यहाँ पे? H2O। तो ये एक डायरेक्शन में होती है और ये भी दूसरे डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वाटर इसी में है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ये मिलता है, दिस इज इन स्लरी फॉर्म, ठीक है। और
अगर तुम्हें इस रिएक्शन में यूज़ करना है तो कभी कभी इंस्टेड ऑफ दिस हमें ये भी दिया हो सकता है। तो अगर ये भी दिया है तो वही काम करेगा जो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये काम दोनों सेम काम करेंगे, गॉट इट। लेकिन अगर तुम्हें इसको इसको सेपरेट करके रखना है तो ये दिस नॉट अ गुड रिएक्शन। द बेटर रिएक्शन वुड बी दिस, ROH प्लस सीधे Na मेटल, ठीक है। इसमें क्या है, H2 निकलता है, RONA, इसमें सीधे H2 निकलता है। अब क्योंकि H2 निकल रहा है तो ये सीधे सीधे उड़ जाता है। अब अगर तुम्हारा रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो इक्विलिब्रियम हमेशा राइट साइड जाता जाएगा, हमेशा प्रोडक्ट साइड जाता जाएगा। और अगर प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम एट ऑल। तो रिवर्सिबल होगी ही नहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा भी नहीं, ठीक है ना। लिख लो, इसमें लिख लो, इसमें जो इक्विलिब्रियम सेट होता है और स्लरी बनती है, इसमें ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड दिस कैन बी यूज्ड टू स्टोर दिस, लाइक प्रोड्यूस एंड स्टोर दिस। ये अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। तो अच्छा, अब जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है ये वाले, इसको हम बोलते हैं जैसे MEO माइनस, ये थोड़ा सा कम होता है ETO माइनस से, IPRO माइनस से एंड TBUO माइनस से, ठीक है। इसको हम लिखते हैं CH3O माइनस, इसको हम लिखते हैं C2H5O माइनस, इसको हम लिखते हैं CH3CHO माइनस, और फिर ये हो जाएगा CH3CH3O माइनस। ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है। और ये क्या होता है, आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। तो इनका जो रेट होती है या स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो इस तरीके से होती है। तुम एक डायरेक्शन बना सकते हो, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, और अगर मैं इस डायरेक्शन में बोलूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस आ रही है। ये तुम्हें याद होगा, बल्कीनेस जो होती है वो रिड्यूस करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी को, बेस को इस तरीके से रिड्यूस नहीं करती है, ठीक है। लिख लिया ये, ठीक है। तो लिखो इसको सबको लिख लो, गॉट इट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और लिख लो, जब मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ऊपर होती है, मतलब हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसलिए इसकी ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा इतना ईजी नहीं होता, ठीक है, इतना ईजी नहीं होता। तो E1 इससे ज़्यादा ईजियर होगा और E2 कम होगा, मतलब ईजियर, ठीक है। तो लिखो इसे, even though E1 is an easier method, even though E1 is an easier method than E2, even though E1 is an easier method than E2, ठीक है, easier method than E2, E2 is preferred for preparation of alkene या for E2, हाँ E2 is preferred for preparation of alkene। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें कोई मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, है ना। तो लिखो E2 is a preferable method for production of alkene, E2 is a preferable method for production of alkene because the product is majorly E2 and has very low SN2 product। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होगा वो मेजरली E2 ही होगा, SN2 प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट लिखो, इट फॉलोज ज़ाइत्सेव या सिटजेफ रूल, ज़ाइत्सेव या सिटजेफ रूल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस, ठीक है। ये एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस में स्टार मार्क कर लेना, इन केसेस को मैं थोड़ी देर में लिखाऊंगा इसी
इसी लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट फॉलोज, इनफैक्ट ऐसे करते हैं ना, एक एक करके सब चीज़ें कर ही देते, साथ साथ ही कर देते हैं, लंबा ना खिंच जाए। चलो ऐसा करते हैं, इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। लिखो इसमें, इट फॉलोज ज़ाइत्सेव रूल टू गिव मेजर प्रोडक्ट, टू गिव मेजर प्रोडक्ट। मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ पे नीचे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें अभी लिखनी भी हैं, बताते हैं तुमको, ठीक है। ज़ाइत्सेव रूल टू गिव मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस, ठीक है। 3 केस होंगे जो मैं बताऊंगा। 3 केस में क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट तो ज़ाइत्सेव वाला भी आता है, या ज़ाइत्सेव जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट तो ज़ाइत्सेव वाला भी आता है, लेकिन उन 3 केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, जबकि बाकी यूजुअल अगर तुम देखो तो तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी माइनर। देखो ज़ाइत्सेव और हॉफमैन दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, ध्यान रखना। हर रिएक्शन में दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ज़ाइत्सेव भी बनेगा, हॉफमैन भी बनेगा, लेकिन इन जनरल ज़ाइत्सेव वाला जो होता है वो मेजर होता है। यहाँ पर जो 3 केस मैं डिस्कस करूँगा उनमें हॉफमैन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ज़ाइत्सेव, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखो कि ये जो रिएक्शन होता है E2 होता है, ये रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म इज रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। तो इन तीनों को डिफाइन करते हैं जरा पहले, ठीक है, देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स। रीजियो सेलेक्टिव की डेफिनेशन क्या हुई, सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ये भाई साहब की बात करते हैं। फर्स्ट रीजियो सेलेक्टिव का मतलब यह हुआ कि अगर प्रोडक्ट्स में इफ़ प्रोडक्ट कंटेन्स, ऐसे लिखो, इफ़ प्रोडक्ट, मतलब बता रहा हूँ पहले, अगर प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसमें प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और उन दोनों में से एक ज़्यादा बनता है और एक कम बनता है, मतलब 50-50 नहीं है, 60-40 है, 70-30 है, 80-20 है, 90-10 है, कुछ इस तरीके से 75-25 हो सकता है। एक ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो इसकी, रीजियो सेलेक्टिव, व्हेन 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, व्हेन 2 स्ट्रक्चरल isomeric products are formed in unequal quantities, or amounts, the reaction is known as stereo selective। देखो भाई, ये जो मैं स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक बता रहा हूँ ना, तो इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक। अगर मान लो मैं यहाँ पे Br की बात कर रहा हूँ, तो इस पे क्या होंगे, 2 H होंगे, एक इधर होगा, और इस पे भी 3 H है, तो एक ऊपर, ऐसा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा 2 है और ये बीटा 1 है, दोनों बीटा है। भाई कार्बन से लगे हुए जितने भी कार्बन होंगे वो सारे बीटा होंगे, अल्फ़ा कार्बन से लगे हुए, तो इस पर 3 मैक्सिमम लग सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, ये भी बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको बीटा 1 कह दिया, इसको बीटा 2 कह दिया। अब देखो, अगर यहाँ पर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन क्या हो सकती है भाई, ये भाई साहब बाहर निकले, ठीक है, और बेस आए पहले एक बारी यहाँ पे, और बेस भाई साहब इसको लेके चले जाएं, ये तो सेकंड केस हो गया। और एक केस ये हो सकता है कि भाई बेस भाई साहब आए, वो इसको लेके जाएं और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला जाए, ये फर्स्ट केस हो गया। मतलब 2 अलग अलग केसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूँ तो यहाँ पे E2 होगा। अब E2, अच्छा एक सेकेंड रुको, ये SN1 की बात नहीं, E1 E2 से करता है, बीटा 1 बीटा 2। अगर ये ऐसा होता है तो अगर मैं कहता हूँ ये वाला जो है वो फर्स्ट पाथवे है, ये वाला जो सेकंड पाथवे है, तो फर्स्ट पाथवे से क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, और यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसकी बात, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ से निकलता है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सिस्टांस का कोई फंडा नहीं है। गॉट दिस? ठीक, तो तुम अगर ध्यान से देखो, पहला वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है या मोर क्राउडेड, जो भी तुम कहना चाहते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ज़ाइत्सेव रूल से बना है, ये ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट है, ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट है, हाँ है ना। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर अगर तुम देखो ये लेस स्टेबल है, लेस क्राउडेड है, ये क्या है तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो इन जनरल अगर तुम देखोगे तो ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट मेजर होगा और ये माइनर होगा, ये मेजर है और ये माइनर है। अब तुम कहोगे सर ये सबका क्या लेना देना है इससे? तुम ध्यान से देखो, प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं है? देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यस। ये डबल बॉन्ड इस केस में यहाँ पे है, इस केस में है। तो ये अगर ब्यूटेन देखेंगे तो ये ब्यूट 1 ईन है, ये ब्यूट 2 ईन है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ब्यूट 2 ईन एंड दिस इज ब्यूट 1 ईन। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि ऐसा होता है इन रिएक्शंस में, तो ये रीजियो सिलेक्टिव होंगी। तो लिखो इसमें, ठीक है। ज़ाइत्सेव, ठीक है, ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड द ज़ाइत्सेव रूल एक्सप्लेन्स रीजियो सिलेक्टिविटी। भाई रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ये रीजन है, ये रीजन 1 है और ये रीजन है, ये रीजन 2 है। इसमें अगर तुम देखोगे तो रीजन 1 में इज मोर प्रेफरेबल फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, देन रीजन 2। तो रीजन 1 रीजन 2 से ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये सिंपल दिख रहा है, क्यों होगा, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। गॉट इट? अच्छा, ये रीजन सिलेक्टिव है इसलिए रीजियो सिलेक्टिव बोलते हैं, रीजन सिलेक्टिव इसलिए रीजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। गॉट इट? तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारा सेजेफ रूल ही कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है जी, स्टीरियो सिलेक्टिव की बात करते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव में एग्जाम्पल देखते हैं। इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली बताना पड़ेगा। होपफुली यू आर एबल टू गेट दिस स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ठीक है, अभी स्टीरियो सिलेक्टिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं साथ साथ ना, एमी, ये एमी है, एमी मतलब मिथाइल। यहाँ Cl लगा है, विच कैन इन दिस केस बी अ लीविंग ग्रुप। ये H है, ये H है और ये ET है। मैं इसको एक बार पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। यहाँ पर ETO- डेल्टा है और यहाँ पे E2 होगा। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो क्या है। देखो यहाँ पर रीजियो था, तो रीजन सेलेक्टिव अगर होगा तो हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे। अगर स्टीरियो सिलेक्टिव होगा तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे होंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स या तो तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि अगर प्रोडक्ट्स में तुम्हें स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं दो, और उनमें से एक ज़्यादा बन रहा है और दूसरा कम, तो हम कहेंगे वो स्टीरियो सिलेक्टिव है। तो लिखो, when two stereoisomeric products are formed in unequal quantities,
द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव। द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव। दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन टू स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन अनइक्वल क्वांटिटी द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव। बेटा अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें ना इसका मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा, तब तुम्हें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा। देखो भाई, जब कभी भी ये इसको तुम 100 हॉर्स में चेंज करो, ठीक है, तो 100 हॉर्स में कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान से देखना। यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये जो दो हैं इनको कंसिडर करो। पहले इस वाले को कंसिडर करो, या ऐसे करते, इस वाले को कंसिडर करो। ये जो बीच वाला है ये C2 है, ये C3 है, इसको कंसिडर करो। ये ऐसे होगा प्लेन में एक, ठीक है, एक लंबा। ME जो है यहाँ पर, ME ऐसे लगा होगा, ध्यान रखना, बिलो द प्लेन है ये, ठीक है, ऐसे लगा होगा। और जो दूसरा वाला ME है जो ऊपर देखो, जो हेड्स पे है, ऊपर हेड पे और जो टेल पे है, हेड और टेल पे, ये दोनों के दोनों बिलो द प्लेन होते हैं। एक ME ऐसा होगा, एक ME ऐसा होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं ऐसा होगा, तो ये ME होगा, ये ME होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब इन दोनों की बात करते हैं। ये ध्यान रखना, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल होते हैं हमेशा इनटू द प्लेन होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। ये दोनों के दोनों आउट ऑफ द प्लेन आ रहे होंगे, समवेयर लाइक दिस। ET जो है वो ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, और जो H होगा वो ऐसे आ रहा होगा। दोनों के दोनों आउट ऑफ द प्लेन है एक साइड। ये भी सेम साइड पे, ये भी सेम साइड पे, तो इधर पे ये भी इधर आ रहा होगा, और जो Cl है वो ऐसे निकल रहा होगा। गॉट इट? तो तुम्हें दिख रहा है ये कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, एक सेकेंड ना, ब्लू है ना, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन आ गया। कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, जैसे अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की बात करूं, तो ये नीचे क्या है, ग्रीन है, ठीक है। ब्लू को एक मिनट रुक जाओ, ब्लैक को हटाते हैं। थोड़ा समझने में हो सकता है लिटिल डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उसमें डिफ़िकल्ट है। समझने में, एक बार ही समझ गए तो हो जाएगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है, H, ET और ME, और यहाँ से देखने में कैसा है, ME तो नीचे हो गया, ग्रीन है ना, ये देखो ग्रीन है और ऐसा है, ग्रीन है, ये ऐसे समझो, ये ग्रीन है, ग्रीन है, ये ब्लू वाला इधर है और रेड वाला इधर है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे ME नीचे है, ये इधर है, और रेड की जगह यहाँ पे ब्लैक है, बस इतना समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट? नाउ ये तो तुमने एक एंगल से देखा। अगर मैं इसके सामने से देखूं, इसी को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, 100 हॉर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, न्यूमैन। अभी न्यूमैन में कन्वर्ट करते हुए हमें क्या करना होता है, इस वाले कार्बन को बड़ा दिखाना होता है, ऐसे नहीं, सॉरी, इस वाले कार्बन को डॉट दिखाना होता है, पीछे वाले कार्बन को ऐसे बड़ा दिखाना होता है। इस वाले में अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये आ जाएगा ME। एक सेकेंड, इसको ना सब सेम कलर से बनाते हैं। ये ME हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये ET क्या है, ET इस तरफ है, 120 डिग्रीज के आसपास ET इधर है। गॉट इट? और H जो है वो इस तरफ है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से देखूँ ऐसे, ये दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसके पीछे वाला, ये बड़ा वाला कार्बन है, इसको देखो, Cl जो है इसको और इसको एक्लिप्स किए हुए है। तो अगर मैं देखूं एक्लिप्स करते हुए कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ये Cl है। यहाँ पर इन दोनों को, इसको एक्लिप्स किए हुए ME ही है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ME जो है वो एक्लिप्स्ड हुआ पड़ा है, और जो H है वो दूसरे H को एक्लिप्स किए पड़ा है। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर E2 होना है, ये दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस्ड है ना यहाँ पे, ठीक है, और हीट भी है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस अच्छे हैं। चांसेस अच्छे हैं तो अब निकलने वाला तो ग्रुप ये है, इसके ऑपोजिट में होना चाहिए ना H, जो H होना चाहिए निकलने वाला, क्योंकि देखो अगर Cl निकल रहा है तो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला। हालांकि तुम कह सकते हो सर यहाँ पर Me भी तो है, अग्रीड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी निकल सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे अगर निकला तो इस हाइड्रोजन को इसके ऑपोजिट होना पड़ेगा। ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है, सॉरी पीछे वाला नहीं, ये जो आगे वाला हाइड्रोजन है, दैट नीड्स टू बी ऑपोजिट टू दिस। तो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द फ्रंट वाला हाइड्रोजन, लेट अस रोटेट द पीछे वाला, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो। ब्लैक वाला है ना ये, सॉरी पीछे वाला जो है, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट कर दो। अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो कुछ इस तरीके का, तुम बोलोगे सर रोटेट क्यों करेंगे, इसे ये प्रोडक्ट ये मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो जाएगा। तो कॉन्फर्मेशंस जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल के होते हैं। अलग अलग कॉन्फर्मेशन होने का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस है। ये सेम मॉलिक्यूल का डिफरेंट कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। क्या आएगा यहाँ पर, ये गोला, ये भाई साहब वैसे ही नीचे आएंगे, ठीक है, और ये भाई साहब इधर डेफिनेटली ईटी होंगे ही होंगे, और ये जो ब्लू वाले हैं भैया, ये ब्लू वाले भैया यहाँ पर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सामने वाला तो सेम है, हमने पीछे वाले को रोटेट किया है, तो पीछे वाला Cl जो है वो रोटेट, एक मिनट, H जो है वो रोटेट होकर 60 डिग्रीज क्या आ जाएगा, इनफैक्ट H विल बिकम लाइक दिस, Cl जो है वो आ जाएगा इधर, और जो ET है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, और क्या है Me जो है वो भाई साहब इधर तो ये थे ही, और ये वाला इधर आ जाएगा। तो सेम कंपाउंड या सेम मॉलिक्यूल को मैंने दूसरा कॉन्फर्मेशन बनाया। इस कॉन्फर्मेशन में अगर तुम देखो तो यहाँ पर Cl भी है, और जो कि लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो दिस लीविंग ग्रुप कैन लीव, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेस भाई साहब आएंगे और वो भाई साहब इसको लेके जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम ध्यान से देखो, जो सामने वाले हैं, अगर तुम सेम बनाना चाहते हो वैसे ही, तो सामने वाला Me तो यही रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, Me के साथ में ET, ठीक है। या ऐसे भी नहीं बनाना चाहते, चाहिए इसको थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देते हैं, समवेयर ऐसे बन जाएगा ये ET, ठीक है। यहाँ पर H बचा और Me बचा, क्योंकि Cl तो निकल गया पीछे से, तो यहाँ पे आएगा सेम डायरेक्शन में। अभी रेड कुछ नहीं बचा ना, अब सिर्फ Me है, तो अगर आएगा तो Me कुछ ऐसा आ जाएगा और H कुछ ऐसा आ जाएगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो, ये जब निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड की वजह से इनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। पोजीशन फिक्स होने का मतलब, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से बनाऊं, जैसे इसी का मैं नॉर्मल ये फॉर्मूला लिखूं, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के एक तरफ ये दोनों है ET और Me, ET होगा ऊपर की तरफ और Me होगा नीचे की तरफ, ठीक। अब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ, दैट दिस वन इज, ये H आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा। तो Me दोनों सेम साइड पे है, तो दोनों सेम साइड पे आ गए, H और ET दोनों सेम साइड पे ऐसे आ गए। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये एरिथ्रो है। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, ये अगर जो दो ग्रुप्स हैं सेम साइड, अगर ये दो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं और ये दोनों के दोनों कायरल हैं, तो ये इसको एरिथ्रो कहते हैं। अगर एरिथ्रो है तो ये जो एलिमिनेशन होता है इसको हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि जो दो ग्रुप्स गए हैं दोनों ऑपोजिट साइड से गए हैं, है ना, ऑपोजिट साइड से गए, एंटी साइड से, तो इसको एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सिस, ये ध्यान रखना। इसका एक तरीका दूंगा, एक काइंड ऑफ निंजा टेक्निक दूंगा इसकी मैं तुमको, ठीक है। तो एरिथ्रो में अगर एंटी एलिमिनेशन हुआ तो सिस आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ओके 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 ओके,
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अच्छा कोई और एग्जाम्पल है हमारे पास में? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझा देता हूँ तुमको। तो इसमें लिख लो एंटी एलिमिनेशंस आर ऑलवेज शोन इन, इसमें देखो एंटी एलिमिनेशन को कैसे किया हमने, स्टैगर्ड था ना, ये स्टैगर्ड में किया हमने इसको, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, कहाँ गया, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, स्टैगर्ड था। तो लिखो एंटी एलिमिनेशंस आर ऑलवेज शोन इन, एंटी एलिमिनेशंस आर ऑलवेज शोन इन स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शंस, स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस सेम रिएक्शन विद, मतलब सेम रिएक्शन कर रहे हैं, बस हमने क्या किया, इस साइड को ET लिया है इस बारी, और इस साइड पे H लिया है। तो जब H और H ऑपोजिट साइड में होते हैं, जब H और H ऑपोजिट साइड में होते हैं तो हम कहते हैं इनको ये थ्रियो है, H एंड H आर इन थ्रियो। देखो तो एरिथ्रो नहीं है इस केस में, इस केस में अब सेकंड केस है ये, हाँ ये सेकंड केस है, ये थ्रियो है। अच्छा थ्रियो को भाई सेम चीज़ है, सब चीज़ें सेम है, बस अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसी रिएक्शन को ET को अलग अलग जगह पे डालते चले जाना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऊपर वाला तो सेम है, लेकिन नीचे वाले में H रिप्लेस हो गया है ET से, और मतलब इनके पोजीशंस एक्सचेंज हो गए हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या होगा, इस बारी H आ चुका होगा, और इधर भाई साहब जहाँ पे H था वहाँ पर ET भाई साहब आ गए होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगेन हम इसको सीधे सीधे खटाखट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लेके आ सकते हैं भाई, सीधे ET, और इधर पे हम लेके आ सकते हैं ठीक है, ये H आ गया। गॉट इट, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना ऑलरेडी तुम जान चुके हो, इसको न्यूमैन में दिखाना ये भी तुम्हें आ गया। नाउ इसको निकलना है और इसको निकलना है, जबकि ये दोनों सेम साइड में एक्लिप्स्ड पोजीशन में है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैगर्ड में लेके आना पड़ेगा। अगर मुझे इसको स्टैगर्ड में लेके आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टेड ऑफ दिस आई विल हैव टू डू इट 180 डिग्रीज, आई विल हैव टू रोटेट इट 180 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज रोटेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब इधर की बात करो, 180 डिग्रीज रोटेशन। 180 डिग्रीज रोटेशन हुआ तो, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, H को नहीं घुमा रहा हूं मैं, Cl को घुमा रहा हूं। आई एम रोटेटिंग Cl नॉट H, ध्यान रखना। सामने वाले को मैंने वैसे ही रखा है, इस वाले केस में भी सामने वालों को ऐसे ही रख देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा अभी यहाँ पर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर चुके हैं, तो Cl ऐसे नहीं आएगा, Cl भाई साहब आएंगे इधर, और जो Me था वो भी ऊपर आ जाएगा, और जो H था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक है। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पर Me इधर आएगा, H जो है वो इधर आएगा, और जो Cl भाई साहब हैं वो नीचे इधर ऑपोजिट आ जाएंगे इधर। क्योंकि अब ये ऑपोजिट आ चुके हैं तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कटेंगे, और जो बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के भागता चलेगा। अगर ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकल जाता है, तो इस साइड पे भी क्या क्या बचा, ET बचा, Me बचा। अच्छा ET की साइड में क्या बचा है इस बार केस में, इस केस में ET की साइड पे Me बचा है, और बाकी दूसरा क्या बचा है, H।
H इस Me की साइड में बचा है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ET के साथ में Me है, तो ET के साथ में यहाँ पे Me है, ठीक है, और इस Me के साथ में यहाँ पे H है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि दिस इज नॉट सिस, दिस इज ट्रांस। तो तुमने ध्यान से देख लिया या साथ साथ देख लिया कि भाई सिस क्यों बन रहा है और ट्रांस क्यों बन रहा है। क्लियर होगी बात, सिस क्यों बन रहा है और ट्रांस क्यों बन रहा है, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, बट ये ध्यान रखना है। देखो उसका जो मैं निंजा टेक्निक दे रहा हूँ वो बताऊंगा अभी। ये क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, ठीक है जी। सिस को देखो एलिमिनेशन की बात है और एडिशन में भी ऐसी होता है। अगर ऐसे लिख लो एरिथ्रोथ्रियो, ठीक है, एरिथ्रोथ्रियो, एरिथ्रो को पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, एंटी को, एक सेकंड रुको, एरिथ्रो एंड थ्रियो, थ्रियो एंड एंटी, इसको सिस मान लो। एलिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एंटी होता है, एक सिन होता है। अभी जो मैं कुछ हॉफमैन प्रोडक्ट वाले बताऊंगा ना, वो सारे के सारे सिन एलिमिनेशंस होते हैं। ये एंटी है, ये सिन, मतलब दो अलग तरीके। तो अगर एरिथ्रो है, थ्रियो है, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, एंटी इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको नेगेटिव, यहाँ वाले जो हैं इन सबको नेगेटिव कंसिडर करो, यहाँ वाले पॉजिटिव कंसिडर करो। तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से एरिथ्रोथ्रियो, सिन, एंटी, सिस, ट्रांस, ऐसे लिख लो। इधर वाले जो है वो सारे नेगेटिव है, इधर वाले जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर एरिथ्रो का एंटी एलिमिनेशन हुआ तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, सिस आएगा। जिसको याद रखना है वो इस तरीके से रख सकता है, ये इंटू ये, तो हमेशा ये आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा ये। मान लो एरिथ्रो के साथ तुम सिन करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा। अगर मान लो ये करते हो एरिथ्रो इंटू सिन, तो हमेशा ट्रांस आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी थ्रियो वाला देखो, ये थ्रियो था, थ्रियो के साथ एंटी एलिमिनेशन, थ्रियो के साथ तुमने एंटी एलिमिनेशन किया तो क्या आ रहा है, ट्रांस। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के साथ में सिन करोगे ये आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ईटी, सिन, एंटी, सिस, ट्रांस, ऐसे लिख लो। इधर वालों को नेगेटिव मान लो, इधर वालों को पॉजिटिव मान लो, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव सब पॉजिटिव आएगा। क्लियर होगी बात। तो इससे तुम जान सकते हो प्रोडक्ट किस टाइप का होगा। याद रखने का एक तरीका है, ये मेरा तरीका है, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। देखो कुछ एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अभी ऐसा करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जो छूट। अच्छा, इनफैक्ट अभी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी लिखो। when one stereoisomer of the reactant, when one stereoisomer of the reactant takes part in the reaction but the other does not, एक ही जो है, एक है वो इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, है ना। एक रिएक्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट का जो एक स्टीरियो आइसोमर है दैट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन बट द अदर वन इज नॉट, ठीक है। तब हम कह सकते हैं दैट दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हमेशा, या स्पेसिफिक जब भी लिखा होगा, ये हमेशा रिएक्टेंट फोकस्ड होगा। और ये दोनों के दोनों जब भी सिलेक्टिव होगा, ठीक है, जब भी सिलेक्टिव होगा, ये हमेशा प्रोडक्ट फोकस्ड होंगे।
ठीक है जी। तो इसमें लिखो एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो तुमने लिख ही लिया, सिलेक्टिविटी जो होती है वो प्रोडक्ट फोकस होती है, स्पेसिफिसिटी जो है वो रिएक्टेंट फोकस्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे Me और Me दोनों ही हैं, इधर तुम्हारा Br है, Br तुम्हारा आउटसाइड पे है, मतलब इस तरीके से आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो ये इनसाइड द प्लेन H है और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लेट्स से Me है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो Br जो होगा इसके प्लेन के ऊपर होगा और H जो होगा इस प्लेन के नीचे होगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी हो गए, एक ऊपर एक नीचे। अब अगर यहां से निकलना होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा इसका, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे बनेगा देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे बी माइनस करके लिख लो, इनफैक्ट ये ETO माइनस करो इसको डेल्टा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या है Br, ठीक है, ये अलग रहेगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये थोड़ा प्लेनर हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर होने के बाद क्या निकलेगा, ये भाई साहब निकलेंगे और ये भाई साहब निकलेंगे, तो हमारा डबल बॉन्ड किधर लगेगा, इधर। और ये तो डेफिनेटली अपने Me और Me दोनों आ गए और यहाँ पर Me आ चुका है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो लिखो इसमें ये क्या है, यहाँ पर अगर तुम देखो H जो है वो इधर है और इस वाले का H भी नीचे ही होगा, तो ये सिस है, ठीक है। तो सिस तुम्हारा एंटी एलिमिनेशन दे रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है तुमको, ठीक है। लेकिन मान लो ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांस में क्या करना होगा, कुछ नहीं, हमें बस ये यहाँ पर H लिख देना है और यहाँ पर भाई साहब हमें Me डाल देना है, ठीक। अब H और Br, तो जो लीविंग ग्रुप है वो और जो H है वो, ये दोनों के दोनों सेम साइड पे आ गए। अब ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसमें भी तो रोटेट हो जाएगा, ये H को अगर रोटेट कर दोगे तो ये ऑपोजिट में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये रिंग है तो रिंग में रोटेशन नहीं पॉसिबल होता है, ध्यान रखना, रिंग में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर रिंग में रोटेशन नहीं हो पाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आ पाएंगे और इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये जो बनाया है ये नहीं बनेगा और इधर पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो रिएक्शन, ठीक है जी। तो तुम देख रहे हो एक सिस था और दूसरा ट्रांस था, तो सिस का तो हो गया, ट्रांस का नहीं हुआ। तो यही तो डेफिनेशन थी कि आउट ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द रिएक्टेंट ओनली वन ऑफ देम रिएक्ट्स, द अदर वन डज नॉट, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो उसमें लिख लेना H and Br are not anti-periplanar, H and Br are not anti-periplanar, hence this will not give E2, this will not give E2। तो cis gives E2, trans does not, hence E2 is stereo specific, ठीक है। ये तुम लिख लो। अब बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से तगड़े से कर लेते हैं, काफ़ी समय हो गया छोटी छोटी चीज़ें बताने में, इन सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते हैं अभी जल्दी से, ठीक है। कल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, कल इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, फिर उसके बाद अराइल हैलाइड्स देखेंगे और फिर एल्काइल हैलाइड्स गॉन, अराइल हैलाइड्स गॉन, देन वी विल मूव ऑन टू एल्कोहल्स, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं ETO माइनस डेल्टा यही मैं सब जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यही होगा, यहाँ पे क्या जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब साथ साथ बनाते रहो। अगर ये होगा, ये निकला यहाँ से, अगर ये निकलेगा तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा या यहाँ से कहीं से भी जाए, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है क्योंकि आइडेंटिकल आएंगे, ठीक है।
ठीक है, एम ई। अगर तुम देखो ये कार्बन है अल्फा और ये बीटा है, बीटा पे हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेम, तो यहाँ पे ये निकलेगा, अगर ये निकला तो इसका ये अगर अल्फा है तो ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, तो ये बीटा 2 है, बीटा 1 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, तो दो प्रोडक्ट आएंगे, एक तो ये वाला आएगा प्लस एक ये वाला आएगा। ठीक है, मेजर ये होगा, और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सिस प्लस ट्रांस दोनों आएंगे, इस वाले में नॉर्मल कोई सिस ट्रांस है नहीं। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, फिफ्थ, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इसमें ऐसा है, अच्छा ये सेम ETO माइनस, कुछ उसमें सोचना नहीं, यहाँ से ये निकलेगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ये निकला, ये अल्फा है तो बीटा ये है, बीटा पे एक हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर इनफ? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वन। ठीक है, यहाँ Br है, अगर Br की यहाँ से निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, बीटा 1 बीटा 2 पे भी एक हाइड्रोजन है, बीटा 1 पे भी, इसमें 1 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री है, तो तुम देखोगे ये माइनर, यहाँ पर अगर तुम ये निकाल रहे हो, इसको ये निकल रहा है, तो या तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है या यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, तो क्या आ जाएगा ये? ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर तुम यहाँ पर देखो, क्योंकि ये Zaitsev प्रोडक्ट है ना, Zaitsev प्रोडक्ट में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ओके, ये वाले हो गए। 6th 7th देखते हैं। अगर तुम इसमें देखो, यहाँ पर ये निकलेगा, तो बीटा ये है, सॉरी अल्फा ये है, बीटा 1 बीटा 1 ये दोनों सेम ही से हैं, ये बीटा 2 है, तो या तो बीटा 2 से निकलेगा या बीटा 1 से, बीटा 1 से निकलेगा तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा लेस स्टेबल और इस केस में मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट ये दोनों आएंगे प्लस ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। अब यहाँ पे और देखते हैं, 8 प्रोडक्ट हो सके, 8 हुए क्या? कुछ भूले क्या हम? नहीं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आई निकला, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम ही हैं, तो हम कहेंगे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा। अगर यहाँ पे बात करो, ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये निकला, तो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, लेकिन तुम देखोगे दोनों के दोनों सेम ही हैं, तो ये बीटा समझ लो, इसको किसी भी तरफ लग सकता है, एक ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है जी, ये हो गया 8th, अगेन 9th और 10th की बात करते हैं। अभी 10th में क्या है, लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें देखो, Cl अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा है, बीटा 1 मान लो, और ये दोनों पोजीशन तो सेम है, तो इसको मैं बीटा 2 और बीटा 2 कह रहा हूँ, तो या तो बीटा 2 से निकलेगा या बीटा 1 से। अगर बीटा 2 से निकला तो क्या प्रोडक्ट आएगा? ये। ठीक है, या फिर अगर बीटा 1 से निकला तो प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्यों? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और हमेशा रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, 11th में देखो, मान लो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, ओ सॉरी रिएक्टेंट है, ये Br है। ठीक है, ठीक है, अब मान लो इस पे वही सेम रिएक्टेंट हो रहा है। अब H और H जो है ये दोनों सेम, सॉरी Br और H जो है ऑपोजिट साइड में है, यहाँ रिएक्शन होगी, इधर पे निकाल सकता है डेफिनेटली, इससे हाइड्रोजन निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, तो दोनों तरफ निकाल सकता है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ये वाला आएगा, एक तो डबल बॉन्ड H Me
ठीक है, या फिर ये गॉट इट, ये आ जाएंगे। ठीक, मेजर ये वाला होगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल ये वाला बनता है। ठीक है, अब देखें इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। इसको लिखो, 8 हो गया, 9 10 11 12, 12वां है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ इसको, इसमें H यहाँ पर है और D जो है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर Br अगर हम देखें तो Br ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है। ठीक है, और इधर भी Me है और इधर भी Me है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। बीटा इसका ये भी है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन या बीटा ड्यूटेरियम यहाँ अवेलेबल, यहाँ नहीं है। अब तुम देखो इसमें ये ये लीविंग ग्रुप और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों सेम साइड में है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होगा, ड्यूटेरियम, जो कि ऑपोजिट साइड में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, Br निकलेगा और D निकलेगा, ड्यूटेरियम निकलेगा। इन जनरल ये ध्यान रखना, अगर कभी भी H और D दोनों सेम तरीके से निकल सकते हैं तो H विल बी प्रिफर्ड, क्योंकि H का बॉन्ड जो होता है किसी कार्बन के साथ में वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू D। क्लियर होगी बात, तो H का निकलना ज़्यादा आसान है, तो यूजुअली H निकले। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि जो लीविंग ग्रुप है और जो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम है वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। ये दोनों सेम ही साइड पे तो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ये दोनों है, इसलिए ये निकल जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलूँ तो मैं ये कर देता हूँ, लिखो ठीक है। इस केस में दोनों एंटी पेरिप्लेनर है, सिंपल है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा यही, लेकिन यहाँ पर D लगा होगा इंस्टेड ऑफ H। ठीक है, यहाँ तो H लगा ही है। गॉट इट। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, लास्ट एग्जाम्पल मतलब, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, अगर तुम इसमें देखो ध्यान से, यहाँ से Cl निकला, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, ये बीटा 2 है, दोनों के दोनों। ठीक है, बीटा 2 है। या तो ये वाला प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है, या फिर ये वाला प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, इसमें रिंग के बाहर है। इन जनरल क्या होता है, रिंग के अंदर वाला ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन तुम ये चीज़ भूल गए कि यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, इस वजह से यहाँ रेजोनेंस होगी, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ये मेजर होगा। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी ना, रेजोनेंस की वजह से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। चलो जी, कुछ एक चीज़ लिख के इसको मैंने सब चीज़ तो करा ही दिया ना, स्टीरियोस्पेसिफिक हो गया, ये सब हो गया, रिलीजियस, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद मेरे पास और भी कुछ तो था बताने को, चलो बाकी देखेंगे कल। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे लिख लेना मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अगर मान लो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट वो है CH2 CH CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अगर ये वही ETO- माइनस डेल्टा ये दे रहा है,
ठीक है, यहाँ पर सॉरी एक मिनट रुक जाओ, डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, ठीक है। ये अगर इसमें देखो ये अल्फा है और ये बीटा 1 मान लो और ये बीटा 2 है, बीटा 2 इधर है, बीटा 1 इधर है, ये वाला एच भी निकल सकता है, ये वाला एच भी निकल सकता है, दोनों के दोनों इसके एंटी पेरीप्लेनर हो सकते हैं। अगर एंटी पेरीप्लेनर हुआ तो डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, क्या आएगा यहाँ पे PH CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये बना। प्लस अगर इधर से एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बनेगा PH CH2 CH 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 CH3 CH3, ये आ गया। अब तुम बोलोगे कौन सा ज़्यादा है, देखो यहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस है इस वजह से ये मोर स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, गॉट इट। क्लियर इनफ, सिंपल है। ये दोनों के दोनों ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए ये बनेगा। तो जाहिर से प्रोडक्ट हर बार बन रहा है मेजर, तो यहाँ पे मैं मेजर प्रोडक्ट से लिख रहा हूँ, माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो हॉफमैन वाले भी बन रहे हैं वो माइनर ही हैं, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो राइट से वाला होगा, मोर स्टेबल वाला होगा। इसमें एक दो चीज़ें लिख लो, इनफैक्ट मैं एक और चीज़ करवा देता हूँ, वो छोटा सा ही पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर चीज़ के या उस पर्टिकुलर लॉ तो नहीं कहना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स लिख लो, लिखो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में लिख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख चुके हैं, लिखो टीएस के बारे में लिख चुके, हाँ बस एक पॉइंट लिख लो, फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब यहाँ पे जो ये वाला था ये ए साइक्लिक था, ए साइक्लिक कंपाउंड्स E2 इज गिवन बाय मोस्ट स्टेबल E2 इज गिवन बाय मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, जो स्टैगर्ड होती है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन इन विच बोथ लीविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन आर एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल मतलब स्टैगर्ड वाली, गॉट इट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट तुम लिख लो, कुछ क्वेश्चंस हम कल और करेंगे और इसमें जो हॉफमैन प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी लिखेंगे, गॉट इट, ठीक है। इसमें लिखो ये पॉइंट्स हैं, इसको लिख लो और फिर उसके बाद हम आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। लिखो भाई इसमें, when a reaction passes through a sequence of intermediates, मतलब more than one intermediate, a sequence of intermediates ठीक है, then the major product is determined by major product is given by, then the major product is given by the most stable intermediate, the most stable intermediate। इनफैक्ट इसको क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला क्यों ही लिखवा रहा हूँ मैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कराते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, जब एक से ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा, ये कह रहा है बस वो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी CH3 CH CH2 Br, ये मैं SN के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं SN के हिसाब से दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर H2O है एसीटोन, ठीक है जी। अगर एसीटोन है डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि SN1 देगा, SN1 दिया, इसका मतलब क्या आएगा CH3, जिस पे क्या लिखा है मैंने, हाँ इस पे Br है, इस पे Br है तो क्या बनेगा CH2 CH CH2 पॉजिटिव CH3, ठीक है।
ये क्या है तुम्हारा, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है C प्लस कार्बोकैटायन। अब ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट होके क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट आएगा, ये क्या करेगा CH3 C प्लस CH3 और CH3। अगर इसमें H2O आया तो क्या करेगा, OH C CH3 CH3 CH3, ये एक प्रोडक्ट है। ये इंस्टेड ऑफ रीअरेंजिंग ये प्रोडक्ट भी दे सकता है। क्या आएगा प्रोडक्ट इसका, CH3 CH CH3 CH2 OH। तो अगर तुम ध्यान से देखो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सॉरी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा था, ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री, तो ये मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन है या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है वो मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस हिसाब से तुम मेजर प्रोडक्ट हमेशा डिसाइड कर सकते हो। अगर, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एक से ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं तो जो ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो सीक्वेंस ऑफ, बोला ना सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है ये वाला, इसलिए प्रोडक्ट ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। गॉट इट। लेकिन अगर ऐसा हो कि इंस्टेड ऑफ 2 या मोर रिएक्शन इंटरमीडिएट सिर्फ एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है या फिर सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, उसमें जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, ठीक। इसको लिखो, सेकेंड पॉइंट है, व्हेन अ रिएक्शन पासिस थ्रू, व्हेन अ रिएक्शन पासिस थ्रू, व्हेन अ रिएक्शन पासिस थ्रू a single intermediate, a single intermediate, a single intermediate, then the most stable product is the major product। तब जब वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट ही नहीं है तो उनके बीच में इनकी स्टेबिलिटी क्या देखनी, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। देन द मेजर प्रोडक्ट, देन द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले में स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट वॉज इंपॉर्टेंट, तो वो भी लिख लेना वहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये मान लो तुमने इसमें स्टिक MEOH लगा दिया तो ये SN1 हो रहा है, यहाँ पे SN1 नहीं E1 हो रहा है, सॉरी E1 नहीं, हाँ E1 हो रहा है। अगर E1 हो रहा है तो यहाँ पे देखो इसमें ये निकला क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। अच्छा ये क्या हो सकता है, यहाँ पर CH3 C प्लस, ये बन सकता है, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर इसके हिसाब से एक प्रोडक्ट आएगा जो कि ये होगा, ठीक है। अच्छा और एक प्रोडक्ट इसके बेसिस पे भी आएगा, क्या आएगा वो, ठीक है। अब तुम्हें इसमें इसके बेसिस पे डिफाइन करना है, ठीक है, इसके बेसिस पे डिफाइन करना है, ठीक है। तुम कहोगे सर यहाँ पे भी तो 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नहीं, ये सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली में तुम्हें क्या बताया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल है, दे आर नॉट रियल। इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके का होगा,
इस तरीके का कुछ होगा, है ना। तो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, दिस विल नॉट बी कहाँ गया, हाँ, दिस इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट और द ट्रांजिशन स्टेट, ये एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो इस केस में हमें बस ये देखना है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर होगा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों के दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। ध्यान रखना, ये एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट के दो स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, एक के ही हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, ये कम स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे बताना है, आई विल से दैट दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, तो लिख लो इसमें, ये सिंगल इंटरमीडिएट है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पर मेजर वाला बनेगा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट और ये लेस स्टेबल। इसको अगर तुम देखो तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिस प्लस ट्रांस है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये आर प्लस एस आएगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।